हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूँ स्टडी बाई पाल यूट्यूब चैनल की इस बेहतरीन सेशन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। वियना कांग्रेस 1815 और उसके उद्देश्य, मेटरनिख की भूमिका, उदारवाद और उसके विचार, 1830 से और 1848 की क्रांतियाँ, रोमांटिकवाद और लोक संस्कृति और भाषा। इसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल स्टडी बाई पाल यूट्यूब पर हर एक सब्जेक्ट की डेडिकेटेड और फ्री में तैयारी करवाई जाएगी। इस समय मैथ की बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, तो आप मैथ की क्लासों से जुड़ना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वियना कांग्रेस का उद्देश्य। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले सोचो, अगर स्कूल में एक बार हड़ताल हो जाए, यानी आपके विद्यालय में एक बार क्या हो जाए? हड़ताल हो जाए, तो क्या अगले दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? तो आप कहेंगे अगले दिन पहले जैसा नहीं होगा। कुछ नियम बदलेंगे, कुछ लोग बदलेंगे और कुछ लोगों की सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। ये क्या? जैसे आपके विद्यालय में हड़ताल हो गया तो क्या होगा? जो अगला दिन होगा, उसके हड़ताल के बाद का अगला दिन जो होगा तो पहले जैसा नहीं होगा, जैसे पहले था वैसा नहीं होगा। कुछ नियम बदल जाएंगे, उसमें कुछ लोग बदल जाएंगे और कुछ लोगों की सोच बदल जाएगी। उन्हें लगेगा कि अगर हम दोबारा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अब पढ़ेंगे वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्य। तो क्या उद्देश्य थे बच्चों? अगर इसको हम बेसिक से समझें तो जब घर में बड़ा झगड़ा हो जाता है तो आखिर क्या होता है? आपके घर में अगर कोई बड़ा झगड़ा हो जाए तो क्या होगा? परिवार के बड़े लोग आएंगे, बैठकर आपके गांव का प्रधान, मुखिया इत्यादि लोग, जो मेन मेन लोगों को बैठकर क्या फैसला लेंगे। यही काम यूरोप में हुआ था। जैसे आपके घर में अगर बड़ा झगड़ा हो जाता तो कुछ लोग आते हैं और वो फैसला करवाते, तो यही काम यूरोप के बड़े देशों ने किया। मतलब यूरोप एक ग्रैंड फैमिली मीटिंग में बैठ गया। कैसे? अगर होगा तो किस चीज के लिए झगड़ा होता है? व्यवस्था के लिए झगड़ा होता है। किसी को ज्यादा अच्छी व्यवस्था मिलती, किसी को कम अच्छी व्यवस्था मिलती, उसके कारण झगड़ा होता है। और शांति के कारण होता है, कोई कोई आता तुरंत लड़ने लगता है। और किसी किसी का, जैसे मान लीजिए परिवार में झगड़ा हुआ तो किसी का यहाँ से घर है तो किसी का यहाँ से, तो एक दूसरे की तरफ बढ़ने, यानी बढ़ने के कारण भी झगड़ा होता है। तो यही झगड़ा यूरोप में ऐसा हुआ था। तो वियना कांग्रेस 1815 के उद्देश्य कैसे लिखेंगे? 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियों ने वियना में एक कांग्रेस आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाहियों को पुनः स्थापित करना और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना था। नेपोलियन ने क्या किया था? नेपोलियन ने पूरी तरह से निरंकुश शासन को खत्म किया था। लेकिन जो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था, उसमें मुख्य उद्देश्य यह था कि पुरानी राजशाही को पुनः स्थापित करना, जो पुराने जो राजा रजवाड़े थे उनको पुनः स्थापित करना और एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को देना। क्योंकि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई किसी तरह सोचता है, कोई किसी तरह सोचता है। तो जो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था, उसमें क्या था? पुराने राजशाही जो नेपोलियन द्वारा खत्म कर दिए गए थे उनको पुनः स्थापित करना था। इसके प्रमुख उद्देश्य पढ़ेंगे। प्रमुख उद्देश्य में आएंगे, नेपोलियन द्वारा हटाए गए राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। वियना कांग्रेस का उद्देश्य था जो 1815 में थी, उसमें क्या था? नेपोलियन द्वारा जो हटाए गए थे राजतंत्र, यानी नेपोलियन ने पूरी तरह से राजतंत्र को हटाया था और जहां जहां उन्होंने हटाया था उसको क्या करना था? पुनः स्थापित करना था। यूरोप में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था कायम करना था, यानी यूरोप में रूढ़िवादी शासन व्यवस्था को कायम करना था। यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना था, यानी यूरोप में पुनः उसी तरह की शक्ति संतुलन स्थापित करना, ताकि भविष्य में फ्रांस जैसी शक्ति का प्रभुत्व न हो सके। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था उसकी शक्ति का प्रभुत्व ना हो सके। राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों को नियंत्रित करना था। राष्ट्रवादी और उदारवादी विचारों को नियंत्रित करना था। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? परीक्षा में ये मैप आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो पूरी तरह से आपको चैप्टर याद हो जाएगा। तो वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो पुरानी राजशाही की वापसी करना। किसकी? पुरानी राजशाही की वापसी करना, तथा उसके साथ प्लस में लगाए हैं रूढ़िवादी, यानी रूढ़िवादी व्यवस्था को लागू करना और शक्ति संतुलन और राष्ट्रवाद पर नियंत्रण। जो नेपोलियन के समय में राष्ट्रवाद उभरा था उसको क्या करना? पूरी तरह से नियंत्रण करना और राजशाही शासन को लागू करना।
आप पढ़ेंगे मेटरनिक की भूमिका। मेटरनिक की भूमिका जानने से पहले बच्चों ये जाने, अब हम उस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो उस समय यूरोप का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। मेटरनिक क्या था? यूरोप का सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ सबसे प्रभावशाली उस समय थे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इसी प्रकार मेटरनिक क्या था? मेटरनिक यूरोप का एक प्रभावशाली नेता माना जाता था। इन्हें ऐसे समझे जैसे स्कूल का सबसे सख्त प्रिंसिपल। मेटरनिक क्या था? एक सख्त इंसान था। इसको बिल्कुल ऐसे समझे जैसे आपके विद्यालय का कोई सबसे सख्त प्रिंसिपल हो, जिसको नई शरारतों करने या करने वाले या उससे जो रिलेटेड कार्य होते हैं वो बिल्कुल पसंद ना आती हो, तो क्या बहुत ज्यादा शक्ति अच्छा परिणाम देती है, तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रमुख राजनेता था। कहाँ का था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रमुख राजनेता था और 1815 की वियना कांग्रेस के बाद स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था का प्रमुख समर्थक था। यानी 1815 में जो वियना थे कांग्रेस संधि थी, उसका प्रमुख समर्थक भी था यह। इसका उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाहियों को पुनः स्थापित करना तथा नई रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखना। रूढ़िवादी ऐसी व्यवस्था होती है, इन्हें ऐसे समझेंगे जो परंपराओं के अनुसार चली आती हूँ पुरानी। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का गिर जाए तो उसे कहेंगे तू लड़का है, तू रोएगा नहीं। ये सब रूढ़िवादी व्यवस्था, तुझे मजबूत होना है, ये सब क्या है? रूढ़िवादी व्यवस्था है। हमारे इंडिया में जो बच्चों की मांग है वो भी रूढ़िवादी व्यवस्था है। उसने उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों का विरोध किया तथा यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कौन? मेटरनिक। यूरोप में राष्ट्रवाद का ये दूसरा लेक्चर हम करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे मेटरनिक के बारे में, यानी कैसे पूरी तरह से याद रखेंगे, कैसे कैसे हमें लिखना। मेटरनिक, मेटरनिक क्या है? रूढ़िवादी समर्थक था। यानी 1815 की क्रांति का राजशाही की बहाली करना चाहता, यानी पुराने राजशाही को लागू करना चाहता था और उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का पूरी तरह से विरोध करता था। कौन? मेटरनिक। आप ये याद रखेंगे, ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे कि उदारवाद एवं राष्ट्रवाद का विरोध पूरी तरह से करता था। कौन? मेटरनिक। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे उदारवाद का अर्थ। अब उदारवाद के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, उदारवाद शब्द सुनकर यह मत समझ लेना कि यह दान पुण्य के बारे में बताता है। यह उदारवाद शब्द किसके लिए यूज किया गया है? उदारवाद शब्द यूज किया गया है राजनीति के लिए। इसका उदारवाद का मतलब है तो लोगों को अधिकार दिलाना या अधिकार मिले या उनकी आवाज सुनी जाए। तो उदारवाद आपसे पूछा जाए तो कभी ये मत समझ लेना कि वह दान पुण्य के बारे में बात कर रहा। उदारवाद का मतलब यही होता है कि लोगों को उनके अधिकार दिलाए जाए और उनकी आवाज सुनी जाए, जो लोगों की आवाज है। यह उदारवाद क्या है? राजनीतिक शब्द है। चलिए पढ़ते हैं। उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और कानून के समक्ष समान अधिकारों का समर्थन। यूरोप में उदारवादी विचारों ने निरंकुश शासन के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि शासन की मांग को बढ़ावा दिया। परीक्षा में कैसे याद रखेंगे? परीक्षा में याद रखेंगे उदारवाद क्या? स्वतंत्रता प्लस समान अधिकार प्लस संविधान प्लस प्रतिनिधि शासन। उदारवाद क्या है? तो आप कहेंगे व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और कानून के समक्ष अधिकारों का समर्थन करना ही क्या है? उदारवाद। उदारवाद ने क्या क्या किए? उदारवाद विचारों ने निरंकुश शासन यानी राजा रजवाड़ों के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि शासन, जैसे हमारे यहाँ संविधान और प्रतिनिधि शासन है, उसको लागू करना या उसकी मांग को बढ़ावा दिया। किनने? उदारवाद नेताओं ने। अब पढ़ेंगे 1830 से 1848 की क्रांतियां। अगर इसको समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूं, अगर एक बच्चा आवाज उठाए तो लोग उसे क्या कर सकते हैं? नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आपके क्लास में कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, आप उसकी जगह दूसरे टीचर की मांग करते हैं, तो आप अकेले जाकर अगर प्रिंसिपल सर से बताएंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। अगर पूरी क्लास जाके बताएगी सर हमें इनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, तो क्या करेंगे? दूसरे दिन उस टीचर को बदल दिया जाएगा। यही बात यूरोप के कई क्रांतियों में देखने को मिली। यही बात क्या है? यूरोप के कई क्रांतियों में देखने को मिली। इससे इतिहास हमें यह बताता है कि अकेले आवाज छोटी हो सकती है, लेकिन जब पूरी क्लास या पूरे लोग
एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो वह क्या हो जाती है, बड़ी बन जाती, यानी यूनिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। चलिए पढ़ते हैं। 1830 और 1848 की क्रांतियों ने यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद के विचारों को मजबूत किया। इन क्रांतियों का नेतृत्व मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग के उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। तो क्या है, 1830 और 1848 की जो क्रांतियां थी, उदारवाद नेता वो होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को उनका अधिकार दिलाते हैं और उनके हकों के लिए लड़ते हैं, विचारों को मजबूत किया। और इन क्रांतियों का नेतृत्व मुख्यतः किन किन लोगों ने किया, शिक्षित मध्यम वर्ग के उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया। इन शिक्षित थे, वो मध्यम वर्ग के आते थे और क्या थे, वो राष्ट्रवादी नेता भी थे। ऐसे लोगों ने 1830 और 1848 की क्रांतियों में भाग लिए। अब पढ़ेंगे 1830 की क्रांति के बारे में। जुलाई 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई। इसमें बोर्बो राजवंश को हटाकर लुईस फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। इसके प्रभाव में बेल्जियम नीदरलैंड से अलग होकर स्वतंत्र हुआ। यानी हर तरह के राजवंश होते, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण, कनिष्क, ये सब वंश है। तो वहां पर कौन सा राजवंश था, बोर्बो राजवंश। 1830 की क्रांति में फ्रांस में जो क्रांति उसमें कौन से थे, बोर्बो राजवंश। उसको हटाकर लुईस फिलिप के नेतृत्व में कैसी सरकार, कैसा राजतंत्र किया गया, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। इसके प्रभाव से क्या हो, बेल्जियम के अंडर में जो नीदरलैंड आता था वह अलग होकर स्वतंत्र हो गया, यानी नीदरलैंड अलग राष्ट्र बन गया। अब पढ़ेंगे 1848 की क्रांति के बारे में। 1848 में यूरोप के कई क्षेत्रों में उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलनों को बल मिला। जर्मन राज्यों में राष्ट्रीय एकता और संविधान की मांग तेज हुई और फ्रैंकफर्ट संसद का गठन हुआ। इसी आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। जो फ्रैंकफर्ट संसद था वो 1848 की क्रांति का महत्वपूर्ण घटना था। परीक्षा में कैसे लिखेंगे, 1830 में फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें लुईस फिलिप क्या किया गया, लुईस फिलिप के नेतृत्व में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई और बेल्जियम स्वतंत्र हो गया। 1848 में क्या हुआ, उदारवाद प्लस राष्ट्रवाद नेताओं ने संविधान प्लस राष्ट्रीय एकता की मांग की। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है रोमांटिकवाद और राष्ट्रवाद। हमारी हेडिंग क्या है, रोमांटिकवाद और राष्ट्रवाद। अब एक मजेदार बात यह है कि किताब में रोमांटिकवाद लिखा है। क्या है मजेदार बात, कि किताब में रोमांटिकवाद लिखा, इसका मतलब किसी फिल्मी रोमांस से नहीं है। यह अपने देश में संस्कृति, भाषा और लोक परंपराओं के प्रति भावात्मक लगाव को भी व्यक्त करने वाली साहित्यिक और सांस्कृतिक धारा थी। रोमांटिकवाद फिर से समझेंगे। रोमांटिकवाद अपने सरल शब्दों में समझेंगे कि रोमांटिकवाद वह है जो अपने देश के संस्कृति, भाषा, लोक परंपराओं, भावात्मक लगाव और रहन सहन व्यक्त करने वाली साहित्यिक धारणा को ही हम रोमांटिकवाद कहते हैं। तो पढ़ेंगे, रोमांटिकवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें कला, साहित्य, संगीत और लोक संस्कृति के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया। अगर राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना तो क्या होना चाहिए, हम लोगों को लोक संस्कृति, संगीत, इन चीजों के माध्यम से हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय भावना को मजबूत करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त, 26 जनवरी को विभिन्न राष्ट्रीय गीत लगाए जाते हैं। उनके माध्यम से क्या होता है, हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। रोमांटिक कलाकारों और विचारकों ने लोक गीतों, लोक कथाओं, लोक नृत्यों और स्थानीय भाषाओं को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाया। इससे लोगों को अपनी साझी संस्कृति और इतिहास के प्रति गर्व की भावना बढ़ी और राष्ट्रवाद को क्या मिला, बल मिला। अगर लोक संस्कृति, लोक कला और ऐसी संगीत हो जिससे क्या होता है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन अधिनायक यानी वंदे मातरम, ये सब चीजें क्या है जिससे हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना विकसित होती है। इन सभी को क्या कहते हैं, रोमांटिकवाद। और इसी से क्या होता है, राष्ट्रवाद का, जब ये सब मिलकर क्या करते हैं, राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं। परीक्षा में कैसे लिखेंगे, रोमांटिकवाद क्या है, लोक संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से क्या बनता है, लास्ट में राष्ट्रवाद। रोमांटिकवाद क्या है, लोक संस्कृति वो संस्कृति है जो हमारी परंपराएं हो, कल्चर हो, पुराने समय से चले आ रहे हों, और उनसे क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय पहचान होती है और उसी को उससे क्या बनता है, राष्ट्रवाद बनता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग, लोक संस्कृति।
बच्चों, लोक संस्कृति समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हर राज्य का अपना लोकगीत होता है, यानी हर देश, हर राष्ट्र का अपना क्या होता है, लोकगीत होता है। क्योंकि हर जगह अपना पहनावा, अपना खान पान और अपनी चीजें, यानी अपने देवी देवताओं को मानने का तरीका, ये सब क्या होता है, उस देश को अलग बनाता है। और यही चीजों से क्या होती, अपनी पहचान होती है। जैसे हिंदू को ले लीजिएगा, वो क्या करता है, मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करता है। वहीं पे मुस्लिम ले लीजिएगा, वो क्या करता है, मस्जिद को अपना भगवान का स्थान मानता है। उनका पहनावा अलग है, इनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है, इनका खान पान अलग है, और उनके पूजा करने के, हिंदुओं के पूजा करने का तरीका अलग है और मुस्लिमों को पूजा करने का तरीका अलग है। तो ये क्या है, लोक संस्कृति है। इसके माध्यम से भी राष्ट्रीय एकता होती है। यूरोप में लोकगीत, लोक कथाओं और लोक परंपराओं से लोगों की साझा संस्कृति को व्यक्त करती है। इन माध्यमों के द्वारा लोगों में साझी पहचान और राष्ट्रीय भावना को मजबूत किया गया है। इस प्रकार लोक संस्कृति में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसे हम देखते हैं, होली ले लीजिए, कितने धूमधाम से हम मनाते हैं। वहां पर लोक गीत, लोक कथाएं गाते हैं और सब लोग एकजुट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी राष्ट्रीय भावना हम क्या होती, पुष्ट होती है। तो कैसे परीक्षा में याद रखेंगे, लोकगीत क्या है, लोक कथाएं प्लस लोक परंपराएं, ये सब क्या मिलकर बनाती हैं, हमारी साझा संस्कृति बनाती हैं। यानी साझा संस्कृति से किसका जन्म होता है, राष्ट्रीय भावना का जन्म होता है। जब राष्ट्रीय भावना का जन्म होगा तो उससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का विकास होगा। उससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का विकास होगा। जिसे हम देख लीजिए, भाषा, भाषा भी हमारी एक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान देती है। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो आप लोग जो क्लास देख रहे हैं, तो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारी और आपकी भाषा एक है, इस वजह से ये क्लास देख रहे हैं। अन्यथा आपको समझ में ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आप ये क्लास देखेंगे नहीं देखेंगे। अगर यही मैं क्लास मैंडारिन भाषा, यानी चीन की मैंडारिन भाषा में बोलूं तो क्या आप देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है, भाषा भी राष्ट्रवाद का कारण होती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, हेडिंग भी है भाषा का राष्ट्रवाद में योगदान। हेडिंग क्या है, भाषा का राष्ट्रवाद में योगदान। अगर आपकी क्लास में, इसको ऐसे समझेंगे, अगर आपकी क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हों तो पढ़ाई आसान होगी या मुश्किल, तो आप तुरंत बताएं। आप कहेंगे मुश्किल होगी, क्योंकि टीचर किसी को कैसे समझाएगा, किसी को कैसे समझाएगा, क्योंकि टीचर की भी एक भाषा होती है और जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें समझाने का तरीका भी अलग होता है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी मातृभाषा से परिचित होता है। लेकिन अलग अलग भाषा के बच्चे होंगे तो उन्हें समझाना भी मुश्किल और कठिन होगा। तो इसका मतलब पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भी भाषा लोगों को क्या करती है, जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बनती है। यानी भाषा क्या बनती है, लोगों को जोड़ने का बड़ा माध्यम बनती है। जब लोग जुड़ते जाएंगे तो क्या होगा, उससे भी राष्ट्रवाद क्या होता है, उससे भी राष्ट्रवाद का विकास होता है। तो यह भी आप याद रखते जाएंगे। पढ़ेंगे अब, भाषा ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और साझा राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी शासन के विरोध में लोगों ने अपनी स्थानीय भाषा साहित्य को राष्ट्रीय भावना व्यक्त करने का माध्यम बनाया। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे तो हम लोगों ने क्या किया, भाषा को भी अपना माध्यम बनाया, उससे अपनी पहचान बनाई, जिससे उनको भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। इस प्रकार भाषा ने लोगों को एकता, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव और राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया। भाषा ने क्या क्या किया, एकता, राष्ट्रीय एकता, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव और राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया। इसको कैसे याद करेंगे, भाषा क्या है, भाषा हमारी एक साझा पहचान है। यानी भाषा के माध्यम से हम सब लोग एक साझा पहचान में जुड़ सकते। उससे क्या आएगी, उससे आएगी एकता। एकता से क्या होगा, जब हम सब एक लोग यूनाइट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, राष्ट्रीय भावना भी विकसित होगी। जब राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर आ जाएगी तो उससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का जन्म होगा, यानी राष्ट्रवाद का विकास होगा। उससे क्या होगा, राष्ट्रवाद का विकास होगा। आई होप यह लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी कक्षा की कोई भी क्लासें ना चल रही हो किसी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें ये क्लासें चाहिए, हम उसे जरूर प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहें स्टडी बाय पाल यूट्यूब चैनल से। जय हिंद जय भारत।